हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बेटा क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रांस के अंदर कैसे फ्रांस को कैसे आज़ादी मिली, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा क्या होता है, एक घटना घटित होती है फ्रांस के अंदर जो 14 जुलाई 1789 में। तो एक सुबह बेस्टिल डे, जैसे बेटा क्या होता है बेस्टिल डे में 1789 में पेरिस के शहर में एक इमरजेंसी लागू कर दी जाती है कि क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है कि किंग क्या करता है, ऑर्डर दे देता है सिटी में कि वहाँ से हट जाएं। ठीक है, और उसका रिएक्शन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा एक अफवाह फैलाई जाती है कुछ रूमर्स द्वारा। उन्होंने अफवाह फैलाई कि राजा जो है अपने सैनिकों से फ्रांस के लोगों पर गोली चलवा देगा। ये कुछ अफवाह फैलाई जाती है जिस वजह से वहाँ पर क्या होती है, लोग तोड़फोड़ कर देते थे। तो उसका रिजल्ट क्या होता है बेटा? तो तो rumors started to spread about king's order. Huge men and women gathered in front of the town hall. अब बेटा क्या होता है, बहुत सारे लोग जिसमें मैन और वीमेन क्या होती है टाउन हॉल के सामने खड़े हुए इकट्ठे हो जाते हैं। दे डिसाइड टू डेमोलिश गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑन द सर्च ऑफ आर्म्स। और वो क्या करते हैं बेटा, गवर्नमेंट की बिल्डिंग को ख़त्म कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। और जो सरकार की बिल्डिंग को तोड़ने के बाद वहाँ से कुछ हथियार कब्जे में ले लेते हैं, लूट लेते हैं। अब बेटा बेस्टिल हंट क्या था? बेस्टिल क्या है? बेस्टिल वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन। बेटा बेस्टिल एक ऐसी जगह है जहाँ पर वहाँ बेस्टिल फ्रांस की एक फोर्ट्रेस प्रिजन है जहाँ को अपराधी को रखा जाता है। और वो क्या होता है बेटा, डिपोजिट पावर्स डिपोजिट पावर ऑफ द किंग लुइस 16। और जो राजा था फ्रांस का लुइस 16, ठीक है, वो अपनी क्या करता है, वो सिंबल था। अब बेटा बेस्टिल को क्यों हेडिट किया जाता है, सब हेड क्यों करते हैं? क्योंकि बेस्टिल में क्या होता है बेटा, बहुत सारे जो अपराधी थे उन्हें रखा जाता था बिना किसी ट्रायल के, जिस वजह से क्या था, वहाँ के लोग इसे पसंद नहीं करते थे। एनीवन हु अपोज द पॉलिसी ऑफ लुइस 16, लोग जो लुइस 16 जो राजा है फ्रांस का, उसकी पॉलिसीज को अपोज करते थे और इसे मना करते थे कि इसकी पॉलिसी सारी गलत हैं। पीपल यूज दिस चांस टू डिमोलिश। इस वजह से लोगों ने क्या करा, उसके किले को ख़त्म कर दिया। ठीक है, और उसकी जो लूटी हुई चीज़ें थी, वहाँ की स्टोन, वहाँ की चीज़ें जो लूट ली वहाँ से मतलब किले में से, राजा के किले में से, वो सब क्या करती मार्केट में बेचती। बेस्टर्न कमांडर को मार दिया गया और प्रिजनर जितने भी अपराधी थे वहाँ से छुड़ा लिए गए। ठीक है, तो बेटा ये क्या होता है, रूमर्स करते हैं, जब अफवाह फैलती है तब होता है ऐसा। आइए पढ़ते हैं चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रगल कैसा होता है, ठीक है, कौन कौन सी क्राइसिस होती है फ्रांस के अंदर, और कौन कौन से रिवोल्यूशंस होते हैं। फ्रांस मोनार्की से कैसे अपना आपको एक असेंबली कन्वर्ट करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, फिर वो कैसे रिपब्लिक बनता है, फिर उसमें कैसे राजा आते हैं, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे बेटा। देखिए, अब हम देखते हैं बेटा फ्रांस के बारे में। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की बात करें तो फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी? तो जब हमने देखा, जो फ्रांस जो था लुइस 16 के अंदर, क्या हुआ कि 1774 की बात है बेटा, लुइस 16 राजा था। वो बॉर्बन डायनेस्टी से था और वो वहाँ का राजा बना कब? जब उसकी 20 साल की एज थी। और उसने क्या करा, ऑस्ट्रेलियन की जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, उससे शादी कर ली। प्रिंसेस का नाम बेटा क्या था? एंटोनिटी। ठीक है, उससे शादी कर ली प्रिंसेस से, जो कि कहाँ की रहने थी बेटी? ऑस्ट्रेलिया की। द किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर अपॉन हिज सक्सेशन। बेटा जब वो राजा बना तो उसका सारा जो खजाना था वो क्या था बेटा? खाली था। उसे इसकी क्या हो गया बेटा? टेंशन होने लगी। क्यों? क्योंकि बेटा जब वो राजा बना था उसके क्या था, उसने कई देशों से लड़ाई करी थी। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स। काफ़ी देशों से लड़ाई होने की वजह से उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे वो ख़त्म हो गए, जिसका जो उसका डेप्थ 2 बिलियन लिवरेज हो गया। मतलब उसका जो कर्ज 2 बिलियन लिवरेज बढ़ गया। और इसके अलावा जो पैलेस था, फ्रांस का जो महल है, उसका रखने का खर्चा, ठीक है, और उसने क्या करा था फ्रांस ने बेटा, अमेरिका की 13 कॉलोनी को आज़ाद किया था। किससे? बेटा ब्रिटेन से, जिससे वजह से उसमें काफ़ी खर्चा आया था फ्रांस का। ठीक है,
आज़ाद कराया ब्रिटेन से 13 कॉलोनी को अमेरिका की। और इसके बाद क्या हुआ, द वॉर एडेड मोर द बिलियन लिविए टू डेप्ट देन, और इसका क्या हुआ बेटा, 1 बिलियन से ज़्यादा उसका डेप्ट क्या हो गया, मतलब पैसे डूब गए। ठीक है, जो डूबने मतलब पैसे बढ़ के डूब मतलब वो क्या हो गया, जैसे बोलते हैं कर्ज, कर्ज 1 बिलियन से बढ़कर 2 बिलियन हो गया था, क्योंकि काफ़ी उसने खर्च किया था आर्मी के ऊपर। लैंडर्स हु गेव, अब बेटा जिन लोगों ने उसे, कुछ लोगों ने क्या करा था, उधार दे रखा था। जो लैंडर्स थे फ्रांस के, उन्होंने क्या कर रखा था बेटा, उधार पैसा दे रखा था जो राजा थे उसके, राजा को। और उन्हें वही क्या कह रहे थे लैंडर्स, कि हमें 10% ब्याज चाहिए जो हमने लोन दे रखा है सरकार को। ठीक है, तो लुइस सिक्सटीन को इसकी भी एक टेंशन होने लगी कि इसको कैसे पे किया जाए दोबारा। दूसरा क्या था बेटा, जो कॉस्ट थी मेंटेनिंग आर्मी, क्योंकि आर्मी का भी खर्चा बढ़ रहा था, आर्मी को भी मेंटेन करना था। कोर्ट के रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनको चलाने का खर्चा, और विद्यालय को चलाने का खर्चा, तो फ्रांस के ऊपर, राज्य के ऊपर बहुत ज़्यादा डर सता रहा था कि वो उसको कैसे पूर्ति करे। तो ये सब खर्चे की वजह से ये बहुत सारी परेशानी हो गई। अब क्या हुआ बेटा, इसने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को करने के लिए, रिकवर करने के लिए फ्रांस के राजा ने क्या करा, उसने क्या करा, एक बजट बनाया, इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन द रिपेमेंट ऑफ लोन, रिस्टोर्ड द बजट। क्या बजट बनाया, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी कोर्ट रनिंग द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट। उसने देखा कि अगर हमें मतलब ये सारी चीज़ें खर्चे, इनके लिए बहुत सारा खर्चा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए चलाने के लिए, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, या मतलब राज्य के किले के देखभाल करने वाले हों, ये चलाने वाले, तो उन्हें क्या करा, अपने खर्चे को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, तो उसने क्या करा, द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, उन्हें टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया। क्या बढ़ाने का, टैक्स, कि क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने खर्चे को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दें। टू मीट टैक्स में बट इज वॉज नॉट एनफ। ठीक है, अब हुआ क्या, अब लेकिन दिक्कत क्या थी, फ्रांस के अंदर जो टैक्स पे करता था वो केवल थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। मेरे थर्ड स्टेट के लोग कौन होते हैं, थर्ड स्टेट के लोग अभी हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, हम बताते हैं फ्रांस के बारे में। तो बेटा फ्रांस 3 स्टेट में डिवाइड था। पहला स्टेट क्या था, क्लर्जी। दूसरा स्टेट क्या बेटा, नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट क्या बेटा, बिग बिजनेसमैन। मतलब नोबिलिटी या क्लर्जी के अलावा जो भी लोग होंगे वो तीसरे स्टेट में बटे हुए थे। बेटा मैं बताता हूँ पहला स्टेट क्या है। तो बेटा पहला स्टेट में फ्रांस के जो क्लर्जी किसे बोलते हैं, क्लर्जी वो लोग होते हैं जो चर्च के अंदर काम करते हैं। ठीक है, नोबिलिटी कौन होते हैं, राजा हो गया, राजा के परिवार वाले हो गए, उसे बोलते हैं नोबिलिटी। तो बेटा इन दोनों लोगों को फ्रांस के अंदर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। तो सारा बर्डन जो टैक्स का था वो किसके ऊपर आ गया, थर्ड स्टेट के ऊपर। ठीक है, थर्ड स्टेट को मैंने बता दिया आपको कौन कौन होते हैं, जैसे कि बिग बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, मर्चेंट हो गए, वकील हो गए, किसान हो गए, बेटा किसान को पीजेंट बोलते हैं, फार्मर जिसे बोलते हैं, आर्टिसंस हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे लैंडलेट्स, अब स्मॉल पेजेंट्स हो गए, कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन थे, कुछ ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं थी। ठीक है, मजदूर थे, सर्वेंट थे। तो कुल मिला के जितना भी टैक्स पे करना पड़ रहा था फ्रांस के अंदर, वो वर्किंग क्लास को पे करना पड़ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं बेटा फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, फ्रांस की जो सोसाइटी है फ्रांस के अंदर वो किस टाइप की है। हम देखते हैं कि पीजेंट के बारे में। तो पीजेंट की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा है ये, मतलब पूरे अगर फ्रांस की बात करें तो पूरे फ्रांस में 90% लोग पीजेंट थे, पीजेंट हैं, किसान हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो केवल इनके पास थोड़ी सी ही जमीन है, मतलब संख्या के मामले तो बहुत ज़्यादा है कि फ्रांस के अंदर, लेकिन उनके पास ज़मीन क्या है बेटा, बहुत कम है। ठीक है, नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड फॉर कल्टिवेशंस। अब 60% की बात करें फ्रांस में, वो लोग वो थे फ्रांस में जिनके पास, जो नोबल थे और चर्च के लोग थे जिनके पास ज़मीन थी। बेटा 60% जो फ्रांस में बात करें तो 60% जो ज़मीन है फ्रांस में वो चर्च और नोबल के पास थी। मतलब जनसंख्या में तो ये कम है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की से बात करें हिसाब से तो थर्ड स्टेट के लोग ज़्यादा मालदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेंबर ऑफ द टू स्टेट एंजॉयड प्रिविलेज। लेकिन बेटा इन्हें बचपन से ही सारे आज़ादी मिलती थी,
थर्ड स्टेट वाले लोगों को, उन्हें जब ये पैदा होते थे तो पैदा होने से ही इन्हें ना तो टैक्स देना पड़ता था और ये आराम की जिंदगी जिया करते थे। ठीक है, दे एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पेजेंट्स। ये किसानों से क्या करते थे बेटा, किराया लेते थे जमीन का और ये मजे की जिंदगी जिया करते थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई बेटा, थर्ड स्टेट के लोगों को। चर्च एग्जिस्टेड विद शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टेथ फ्रॉम द पेजेंट्स। अब फ्रांस में होता क्या था बेटा, जो किसान हैं, किसान जो चर्च को टैक्स देते थे उस टैक्स को टिथ बोला कर, टिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिथ। चर्च टैक्स लेते थे किसानों से, ठीक है, और उसको टैक्स को दिया नाम दिया जाता है टिथ। ऑल ऑफ द मेंबर थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट विच इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली। अब बेटा जो टैक्स देते थे फ्रांस के अंदर थर्ड स्टेट के लोग, उसको क्या बोलते हैं, टैली बोलते हैं, टैली। ठीक है, आइए कुछ वर्ड पढ़ते हैं हम, कुछ न्यू वर्ड। बेटा लिवरी क्या होता है, जैसे हमारे देश की बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो करेंसी है वो रुपी चलती है। सेम ऐसे ही फ्रांस में जो करेंसी है उसका नाम क्या है, लिवरे। ठीक है, ये कब चली, टिल 1794 तक। अब बेटा क्लर्जी क्या होते हैं, क्लर्जी मैंने आपको बता दिया। क्लर्जी को वो लोग होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो जिन्हें फंक्शन, जो चर्च के अंदर काम करते हैं, चर्च के लोगों को क्लर्जी बोलते हैं। ठीक है, और टिथ क्या होता है, धार्मिक टैक्स होता है जो चर्च वाले लोग वसूल करते हैं किसानों से। अब किसान से कितने लेते थे बेटा, 1/10, 1/10 हिस्सा फसल का जो पैसा किसान देते थे चर्च के लोगों को, उसे टिथ कहते हैं। अब बेटा टैली क्या है, टैली वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली पे किया जाता है स्टेट के लोगों को। ठीक है, ये कुछ न्यू वर्ड्स थे, आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब बेटा स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं। अब स्ट्रगल क्यों करा फ्रांस के लोगों ने। अब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, पहले जो फ्रांस के लोगों की पॉपुलेशन की बात करें तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी बेटा वो पहले कम थी। ठीक है, अब पॉपुलेशन क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। फ्रांस पॉपुलेशन रोज टू 228 मिलियन फ्रॉम 17 टू 1789। अब बेटा 1715 से लेकर पहले कम थी और 1789 में क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है कि 228 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 80 लाख। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो बेटा लोगों की डिमांड बढ़ती है किसी चीज की, फूड ग्रेन्स की। लेकिन बेटा वहां तो एक लिमिटेड एरिया में फूड ग्रेन होता था, तो ये दिक्कत थी। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, फ्रांस के लोगों को बेटा क्या होता है, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कुड नॉट पेस अप द डिमांड। अब बेटा डिमांड पूरी नहीं हो पाती क्योंकि लैंड क्या थी बेटा, एक लिमिट के रूप में थी। लोग, अब होता क्या है, जब डिमांड कम होती है, सॉरी, प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो बेटा जो खाने की चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है बेटा, जब डिमांड, खाने की चीज़ बढ़ जाती है तो अब वेजेस डिड नॉट पे ऑफ द राइस प्राइस। लेकिन लोगों की कमाई इतनी नहीं थी जितना वो पे कर पाए उस ब्रेड का। तो उसका रीज़न क्या होता है, तो फ्रांस में दो गैप बढ़ जाते हैं, एक रिच का हो जाता है, एक पुअर का। रिच ज़्यादा रिच हो जाते हैं क्योंकि पहले से मालदार लोग थे, और जो गरीब थे और गरीब हो जाते हैं, किसकी वजह से बेटा, महंगाई की वजह से। अब होता क्या है, इस बेकार कंडीशन होने की वजह से, तो वहाँ पे दूसरा एक रीज़न ये भी होता है फ्रांस के अंदर, एक ड्रॉट पड़ता है बेटा। ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ना। ठीक है, या हेल्ड रिड्यूस हार्वेस्ट, जिसकी वजह से बेटा क्या होती है, एक फसल खराब हो जाती है, लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते क्योंकि रोड पड़ जाता है सूखा गर्मी की वजह से। ठीक है, अब एक परेशानी होती है रिलेटेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रीक्वेंटली इन द फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम। और एक क्या होती थी बेटा, क्राइसिस हो जाती है फ्रांस के अंदर। अब बेटा सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें क्या होता है, जो बेसिक लेवलीहुड है वो खतरे में पड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो हमें नहीं मिल पाती, वो खतरे के निशान, मतलब नहीं मिल पाती, जिस वजह से हम क्या होते हैं,
एक सिचुएशन पड़ जाती है, उसे सबसिस्टेंट क्राइसिस बोलते हैं। अब बेटा फ्यूडलिज्म पढ़ते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ फ्यूडलिज्म में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें एक पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, इसके पास डॉग है, ठीक, और एक यहाँ पर एक आदमी है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पोर्ट्रेट में क्या शो हो रहा है? अ स्पाइडर फीड ऑन द फ्लाई, वी एज द फ्लाई डज हार्ड लेबर फॉर फाइंडिंग इट्स फूड। अब बेटा इसमें क्या होता है, जो एक मजदूर होता है वो तो खाना नहीं मिल पाता उसे। So in the 18th century France, the nobles lived off the labor of the peasants. अब बेटा जो नोबल्स हैं, नोबिलिटी में आता था कि जो राजा हैं वो क्या करते हैं, किसान के सामने बैठे रहते हैं उसे, ठीक है, उसके पास तो खाना है, किसके पास बेटा? नोबल्स के पास, जबकि किसान के पास नहीं है। द सोशल रियलिटी ऑफ द टाइम वाज दैट प्रेजेंट हैड टू बी feudal dues as well the renting service to the nobles. उस जमाने में होता क्या था बेटा, लोग किसान क्या करते थे, फ्यूडल देते थे, मतलब किराया देते थे फसल का। अब बात करते हैं बेटा मिडिल क्लास के बारे में। हमने पढ़ी 3 तरह के स्टेट थे बेटा फ्रांस के अंदर, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द अदर पर्सन्स। अब बढ़ते हैं किसान, एक बेटा क्लास उभर के आती है टाइम, जब टाइम बीत जाता है काफ़ी टाइम बाद, फ्रांस के अंदर एक क्लास उभर के आती है जिसका नाम था मिडिल क्लास। अब बेटा मिडिल क्लास के लोग क्या थे, उन लोगों की क्या सोच थी? उन लोगों की सोच ये थी कि जो प्रिविलेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। एक न्यू मिडिल क्लास थी। क्या था, पहले क्या होता था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट इंक्रीज टैक्स। वो कह रहे थे कि टैक्स बढ़ा दिया, इनकम कम हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा, फूड स्कार्सिटी है, बट द लैक द मीन्स ऑफ ब्रिंग द चेंज टू सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। वो चाहते थे कि एक समाज में बदलाव हो। क्या बदलाव हो? चेंज वर इवेंचुअली ब्रॉट बाय द इमर्जिंग प्रोस्पेरियस थर्ड स्टेट पीपल हु हैड एक्सेस टू एजुकेशन, न्यू आइडियाज। उन्हें कहते थे कि उन्हें एक एजुकेशन मिले, एक आइडियाज मिले थर्ड स्टेट के लोगों को, ताकि कुछ आगे बढ़ पाए। अब होता क्या है, थर्ड स्टेट के लोग, एक बेटा एक मिडिल क्लास आते हैं। 18th सेंचुरी में क्या होता है, एक नया क्लास उभर के आता है जिसका नाम था मिडिल क्लास, ठीक है। अब मिडिल क्लास बेटा कौन से लोग थे? ये थे पढ़े लिखे लोग। एंड देयर वेल्थ थ्रू द ओवरसीज ट्रेड। बेटा ये लोग क्या करते थे, इन्होंने अपनी वेल्थ कमाई है, मतलब ओवरसीज ट्रेड करके, मतलब समुद्री व्यापार करके, मैचिंग ऑफ गुड्स सच एज वूलन। ये लोग क्या काम करते थे बेटा, और मैन्युफैक्चरिंग करते थे गुड्स की, जैसे वूलन हो गया, सिल्क हो गया, टेक्सटाइल की, और ये अपने यहाँ मतलब बनाकर दूसरे देशों में बेचा करते थे। इसे बेटा क्या बोलते हैं, ओवरसीज ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। एंड बोर्ड बाय रिच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और जो ये बनाते थे बेटा, ये बड़े माला लोग खरीदते थे इनसे। अब ये क्या थे बेटा, लोग ये पढ़े लिखे लोग थे, बिलीव करते थे दैट नो क्लास इन द सोसाइटी शुड बी प्लेटेड बाय बर्थ। अब इनका ये मानना था कि जो भी लोग सोसाइटी में हैं उन्हें जन्म से कुछ अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जैसे टैक्स ना देना, ये सब खत्म होने चाहिए। इसके बाद क्या था बेटा, इनके एक आइडियाज आया सोसाइटी के अंदर, कैसे फ्रीडम लाई जाए, कैसे सभी को बराबर हक दिया जाए कानून में, और अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर हो। तो ये पॉपुलर हो गया इनका बेटा आइडिया। आइडिया में बेटा बेटा जो आइडिया लाने वाले थे, 3 फिलोसोफर थे, ठीक है। इस आइडिया को लाने वाले फ्रांस में 3 फिलोसोफर थे। द आइडिया ऑफ इमेजिंग, क्या था इनका बेटा आइडिया, कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो एक आज़ादी हो, जिसमें सभी को एन इक्वल लो, सभी को कानून मतलब बराबर हिस्सेदारी हो, और सभी को अपना जो चाहे वो अपने हिसाब से काम कर सकेगा, ठीक है। जिसमें कौन कौन थे शामिल बेटा, जॉन लोकी थे और जॉन जैको रोशियो थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं बेटा जॉन लोकी के बारे में। बेटा जॉन लोकी इन हिज टू ट्रेडिस ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने क्या कहा, कि इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा स्टडी जिसमें 2 ट्रेडिस ऑफ गवर्नमेंट हो, रिजेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्ची, क्यों ना हमें मोनार्ची खत्म करके डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब हमें क्या करना चाहिए, सरकार होना चाहिए। रोशियो क्या करते थे, इनके आइडिया क्या था बेटा, एक ऐसे गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और मोन्टेस्क्यू क्या करते थे, यही चाहते थे कि स्पिरिट ऑफ लॉ हो, मतलब सभी को बराबर हिस्सा हो कानून में। कानून 3 हिस्सा, मतलब इनका कहना था कि कानून जो है वो 3 हिस्सों में बटे होने चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। बेटा मैं बता देता हूँ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी क्या होता है। बेटा लेजिस्लेटर वो होता है जो कानून बनाता है,
एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो देखभाल करता है कि कानून सही से पालन हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। और जुडिशरी क्या होता है, जैसे कोर्ट कचहरी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तीन थे फिलोसोफर थे जो फ्रांस के अंदर बदलाव लाना चाह रहे थे। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। द आइडिया ऑफ द दिस फिलोसोफर वर डिस्कस इंटेंसली इन, बेटा ये कहाँ पर बातें करते थे डिस्कस फिलोसफी के बारे में। बेटा ये जो आइडिया थे वो कहाँ बात करते थे, सैलून में जहाँ बाल कटवाते हैं बेटा, कॉफी हाउस में जब ये बातें करते थे, कॉफी हाउस में न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये सब आइडिया लेकर आते थे, ऐसी जगह बात करते थे आपस में बैठकर। दिस वर फ्रिक्वेंटली रीड अबाउट इन द ग्रुप्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ दोज हु आर इलिटरेट। अब ये इनके बारे में सोचते थे जो अनपढ़ हैं, ठीक है। अब बेटा क्या था, जो राजा था फ्रांस का लुइस 16, उसने क्या करा था, हैड टू इंक्रीज टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। उन्हें टैक्स तो बढ़ा दिया अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या थी, इन द फ्रांस ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स ऑल द अलोन। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो राजा जो था वो खुद अपना आप नहीं बढ़ा सकता था किसी चीज पर टैक्स। उससे क्या लेनी पड़ती थी, पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। फॉर इंक्रीजिंग द टैक्स हैड टू कॉल द मीटिंग। बेटा उस जब भी फ्रांस में कोई टैक्स या कोई भी नई चीज लगानी पड़ती थी राजा को, तो वो क्या करता था, एक मीटिंग बिठाता था, मतलब मीटिंग होती थी वहां पहले। टैक्स को लगाने से पहले उसने एक मीटिंग बिठाई, और मीटिंग में क्या था बेटा, एक स्टेट जनरल की मीटिंग थी। क्या बोलते हैं बेटा मीटिंग का नाम, स्टेट जनरल, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। जिसे बेटा एक मीटिंग में बिठाकर उसे टैक्स पास करना पड़ता था, ठीक है। अब बेटा स्टेट जनरल क्या है, अब बात करते हैं स्टेट जनरल। तो बेटा स्टेट जनरल जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, सेम ऐसे ही फ्रांस में भी एक पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट का नाम क्या था बेटा, स्टेट जनरल। अब बेटा स्टेट जनरल में क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो डिसाइड करती थी किस चीज के बारे में, टैक्स के बारे में। अब इस बॉडी में कौन कौन लोग शामिल होते थे, तीन स्टेट के लोग, मतलब क्लर्जी, नोबिलिटी और अदर पर्सन। ऑल थ्री स्टेट वर अलाउड टू सेंड रिप्रेजेंटेटिव। अब बेटा वहाँ के क्या था, तीनों स्टेट के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजे जाते थे स्टेट जनरल में, ठीक है। हाउ द मोनार्च अलोन को डिसाइड व्हेन टू कॉल द मीटिंग। लेकिन दिक्कत ये थी, ये मीटिंग कौन बुलाता था, केवल वहाँ का राजा। बेटा मोनार्च का मीनिंग होता है राजा, ठीक है। तो ये मीटिंग कौन बुलाता था वहाँ पर फ्रांस के अंदर, केवल राजा। ये इस मीटिंग को कब बुलाने चाहिए, किस टाइम होनी चाहिए, ये सब करता था राजा डिसाइड, ठीक है। इसके बाद द लास्ट टाइम इट वाज डन। अब बेटा लास्ट जो थी वो मीटिंग हुई थी 1614 में। तो स्टेट जनरल की सबसे लास्ट की जो मीटिंग हुई बेटा 1614 में हुई। अब हुआ क्या, हुई थी सॉरी, 5 मई 1789 की बात है। जो फ्रांस का राजा था लुइस 16, उन्होंने एक टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। उसने क्या करा, एक मीटिंग बिठाई किस चीज के लिए बेटा, न्यू टैक्सेस के लिए, ठीक है। अब बेटा सिनेरियो क्या था, 5 मई 1789 में द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 ईच वर सीटेड इन द रोज फेसिंग ईच अदर। बेटा अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी मीटिंग बैठी हुई है, तो यहाँ पर आमने सामने एक यहाँ एक यहाँ, तो आमने सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी बैठे हैं लोग, यहाँ पे भी, और बीच में है एक राजा होगा, ठीक है। तो बेटा हमने इसमें ये है, जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग हैं, उन्होंने क्या करा, 300, बेटा ध्यान रखना 300 लोगों को क्या करा बेटा, सीट, मतलब 300 लोग इधर बैठे हैं फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के इधर बैठे हैं आमने सामने, ठीक है। क्योंकि इस मीटिंग में कितने बैठने चाहिए, 300 300। और थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या करा, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव लोगों को भेजा स्टेट जनरल में, मतलब यहाँ मीटिंग में कितने लोगों को, 600 लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों ने। और मेट टू स्टेट द बैक, और वो कहाँ बैठा था बेटा, बैक में, पीछे सबसे लास्ट में थर्ड स्टेट के लोग बैठे थे। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंट बाय इट्स मोर प्रोस्पेर एंड एजुकेटेड मेंबर। अब वो कौन से लोग थे बेटा, जो 300 लोग 600 लोग बैठे थे, वो काफी पढ़े लिखे थे, ठीक है। पीजेंट्स आर्टिशन वीमेन वर डिनाइड एंट्री। लेकिन वहाँ पे अलाउ किस किस को नहीं था बेटा, वहाँ किसानों को अलाउ नहीं था बैठना, आर्टिशन को नहीं था, वीमेंस को अलाउ नहीं था बैठना। देयर ग्रीवनेंस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड। अब उन्होंने क्या करा बेटा, इनकी भी कुछ डिमांड थी, किसानों की भी, आर्टिशन की, वीमेन की। तो उन्होंने क्या करा, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने 40,000 लेटर भेजे, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। मतलब जो 600 लोग बैठे थे, इन्होंने इन जो किसान है, आर्टिशन है, उन लोगों ने क्या करा,
40,000 पत्र अपनी डिमांड जो थी उनके हाथ में भेज दी स्टेट जनरल में। अब बेटा इस मीटिंग में क्या होता है, उसमें क्या होता है, सिस्टम था वोटिंग का। ठीक है, वोटिंग कैसे होती थी बेटा, लुईस सिक्सटीन डिसाइड करता था किस टाइप से इसमें वोटिंग हो। उसने कहा लुईस सिक्सटीन ने, मतलब जो राजा था, कि ईच स्टेट हैज वन वोट। इन्होंने कहा कि जो भी स्टेट है, मतलब 3 स्टेट है, तो हर स्टेट को केवल एक वोट डालने का अधिकार है, तभी जो कानून है तभी वो पास होगा। ठीक है, डिमांड क्या थी, द डिमांड्स, द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग टू बी कंडक्टेड एज अ होल वेयर। अब डिमांड ये थी कि सबकी, इन्होंने कहा था कि जो कि स्टेट जनरल के लोग, थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हमारी डिमांड ये है कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट का अधिकार हो, मतलब सभी वोट डालें। ऐसे तो वही जीत जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट की बात करें तो 300 ये हो गए, और मान लें एक एक वोट भी डाले तो तब भी राजा जीत जाएगा, 600 वो हार जाएंगे। क्योंकि अगर एक एक वोट हुआ तो 300 का एक हुआ, 300 का एक, 2 वोट, और ये 30 ये हार जाएंगे। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि सभी को इक्वल वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, मतलब सभी मेंबर को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। तो राजा ने क्या कहा, इनकी बातों को नहीं मांगा, मतलब माना, और वो स्टेट जनरल की असेंबली को छोड़कर चले गए। ठीक है, द व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। और बेटा क्या हुआ, वो स्टेट की जनरल के बीच में छोड़कर चले गए वहां से, क्योंकि राजा ने उनकी बात को नहीं माना। फिर बेटा क्या था, एक नेशनल असेंबली हुई। नेशनल असेंबली क्या बेटा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्व्स एज अ स्पोक्सपर्सन फॉर द होल नेशन। वो क्या कर रहे थे बेटा, थर्ड स्टेट के लोग ऐसे क्या कह रहे थे कि हमें एक नेशनल असेंबली बनानी चाहिए पूरे स्टेट के लिए, पूरे नेशन के लिए। तो 20 जून में क्या होता है, दे असेंबल इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज। बेटा ग्राउंड वर्सलीज के टेनिस हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं 20 जून में। अब वो अपना आपको क्या डिक्लेयर कर देते हैं, बेटा थर्ड स्टेट के लोग एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली जैसे कोर्ट होती है पार्लियामेंट। दे वोट नॉट डिस्पेयर विद द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस वुड लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्च। और बेटा वो नेशनल असेंबली बना लेते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जो फ्रांस के राजा के पास पावर है, उसकी पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल असेंबली बेटा ये रही। अब क्या था बेटा, इसमें प्रतिज्ञा ली जाती है टेनिस कोर्ट में, ये रही। ठीक है, कि हमें इसकी राजा की पावर कम करनी है। तो फिफ्थ, द टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी, तो प्रिपरेटरी स्केच फॉर द लास्ट पेंटिंग बाय द जैक्विस। बट इसमें पेंटिंग में कौन है, आपको जैक्विस दिखा देगा आपको, लोइस डेविड। द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। बेटा ये जो आपको दिखाई दे रही पिक्चर, ये नेशनल असेंबली की है, जिसमें लोइस डेविड है। ठीक है, पेंटिंग बनाई बेटा किसने, ये जैक्विस ने। अब बेटा बुल कवर्ड्स बिहाइंड नेशनल असेंबली क्या था, मीराबाई ने, बोर्न इन द नोबल फैमिली। बेटा एक सम्मानजनक परिवार में पैदा हुआ मेरा बॉय। Sought to be doing a feudal privilege, he brought out the journal, delivered power speech to the crowds assembled in Versailles. उन्हें एक भाषण दिया, किसने, मीराबाई ने। ओरिजिनली अ priest wrote an influential pamphlet called What is the Third State। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। बेटा दो हिस्से थे, टू साइड ऑफ द कॉइन, क्या, वन साइड नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सली ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो बेटा वहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था नेशनल असेंबली में। ठीक है, दूसरा क्या था बेटा, दूसरा ये था, अगर हम बात करें तो सबसिस्टेंट क्राइसिस हुए, राइजिंग प्राइस, इस चीज़ को हम कैसे कवर करें। तो हमने देखा सेवर विंटर, मतलब ठंड का सीजन था, फसल अच्छी नहीं हो पाई, प्राइस क्या हो गया बेटा, महंगाई हो गई। मतलब जब फसल अच्छी नहीं हो पाई तो बेटा फूड कम था, तो फूड कम होने की वजह से उसकी कीमत बढ़ गई। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, सप्लाई क्योंकि ज़्यादा चाहिए थी, बैकर्स होर्डेड द सप्लाईज, फूड क्राइसिस। अब बेटा बैकर्स ने क्या करा, होर्ड कर दिए, सप्लाईज को कम कर दी, जिस वजह से उसकी सप्लाई महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये भी एक नेशनल असेंबली में जो लोगों के सामने दिक्कत पड़ गई। तो सिचुएशन चाउस क्या थी बेटा, अगर हम पूरे देश की बात करें तो र्यूमर स्प्रेड विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड ऑफ द मैनर हार्ड had hired bands of the bandits। अब बेटा आपने देखा इसमें
कि हु वर ऑन द डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। अब इसमें था बेटा कौन किसने लिए इसको मतलब खत्म करी फसल को। कौन द फ्रेंसी ऑफ फियर, बेटा इसकी डर की वजह से प्रेजेंट क्या होता है कि काफ़ी जगह अपने जो डिस्टेंस को सीज कर लेते हैं, पिक्चर्स को, डेट शेडोज को। जो किसान थे वो इरिटेट हो जाते हैं, साउथ टू अटैक द कैसल। वो क्या कर लेते हैं बेटा, जो किस राजा के महल हैं और जो लूट लेते हैं उसके आसपास ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, गॉड मैंडोड्यूस को। ठीक है, नोबल स्टार्टेड टू फ्री फ्रॉम देयर होम्स एंड नेबरिंग कंट्रीज, वे आज़ाद हो जाते हैं।